तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। हमें यहाँ पे कंपैरिजन बताना है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, किसको, प्लांट सेल को एंड एनिमल सेल को। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिख गया होगा। हमें यहाँ पे कम से कम 6 पॉइंट तो लिखने, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है। तो एनिमल सेल हमारे यहाँ पे क्या होता है, जनरली स्मॉल इन साइज। जो हमारा एनिमल सेल होता है उसका जो साइज होता है वो यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल होता है। वो यहाँ पे एनिमल सेल से ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ लार्ज वैक्यूल। इसका वैक्यूल देखो कितना बड़ा है। सेकंड हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल अब्सेंट होता है एनिमल सेल में, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं तो हम यहाँ पे उस जगह से जा सकते हैं, जबकि प्लांट सेल वहाँ पे नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर लगी रहती है सेल वॉल के जरिए। तीसरा हमारे यहाँ पे होगा, एनिमल सेल्स में यहाँ पे प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे एक में होता है प्रोटोजोन इग्लिना। इसमें हमारे यहाँ पे प्लास्टिड्स होता है, बाकी और किसी एनिमल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते। या आप नॉर्मली लिख सकते हो यहाँ पे प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। यहाँ पे प्रोटोजोन इग्लिना को भी मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आंसर आपका फिर भी सही हो जाएगा। जबकि प्लांट सेल में हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें हमारे यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो यहाँ पे कलर को शो करता है। जो कि यहाँ पे जो फ्रूट्स के जो कलर होते हैं, टमाटर कलर लाल होगा, ये सब प्लास्टिड्स ही करता है। फोर्थ हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं और टेम्पररी होते हैं, किसी किसी में नहीं होते हैं। जबकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे परमानेंट होते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं। क्या होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। फिफ्थ हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो एनिमल सेल होता है इसका जो यहाँ पे गोल्गी एपरेटस होता है एनिमल सेल का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और हाईली प्रोमिनेंट होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। जबकि प्लांट सेल में यहाँ पे गोल्गी एपरेटस के यहाँ पे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। काफ़ी छोटे छोटे सिंपल यूनिट्स होते हैं गोल्गी एपरेटस के, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। लास्ट में हमारे यहाँ पे जो एनिमल सेल होता है, इसमें हमारे यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स भी होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारे यहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। जबकि प्लांट सेल में हमारे यहाँ पे ना तो सेंट्रोसोम होते हैं, ना ही यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। तो होप आपको यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। तो हमें यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, किसका, यूकैरियोटिक का एंड प्रोकैरियोटिक का। तो जो हमारे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इसका जो यहाँ पे साइज होता है काफ़ी छोटा होता है, 1 से लेकर 10 mm के बीच में होता है। जबकि जो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल होते हैं, इसका साइज यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल से काफ़ी ज़्यादा होता है, 5 से लेकर 100 mm तक। इसमें जो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पे अब्सेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे न्यूक्लियोइड है, बट इसका जो मटेरियल है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जबकि यहाँ पे यूकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन इनक्लोज न्यूक्लियस। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। इसमें यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, और यूकैरियोटिक में हमारे यहाँ पे एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। इसमें हमारे यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस हमारा अब्सेंट होता है, जबकि इसमें न्यूक्लियोलस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट। तो इसमें यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल्स के काफ़ी मटेरियल्स होते हैं वो यहाँ पे अब्सेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया बाकी हो गए, ये सारे क्या होते हैं, यहाँ पे अब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में हमारे यहाँ पे सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, और बाकी चीज़ें। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 6 पॉइंट की। इसमें जो यहाँ पे सेल डिवीजन होता है वो यहाँ पे फीजन और बडिंग में होता है। तो अमीबा में हमारे यहाँ पे क्या होता है, बाइनरी फीजन होता है, जिसकी वजह से डिवीजन होता है। और जो हमारे यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में डिवीजन होता है वो यहाँ पे मिटोटिक और मियोटिक की वजह से होता है। तो होप आपको यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। यहाँ पे क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या होगा, रप्चर्स मतलब यहाँ पे एक तरह से उसमें छेद हो जाए या वो टूट जाए, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा यहाँ पे एक तरह का सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जिसमें हमारे यहाँ पे कुछ ही मॉलिक्यूल्स या मटेरियल्स पास हो सकते हैं, जो कि अपना यहाँ पे होम्योस्टेटिस मेंटेन करके रखता है। होम्योस्टेटिस मतलब होता क्या है, जो कि यहाँ पे एक तरह का सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है, मतलब अपने आप को रेगुलेट करके चलता है, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके चलता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाता है। अगर वो यहाँ पे अपनी स्टेबिलिटी या अपनी रेगुलेटिंग प्रोसेस को खो देगा तो वो यहाँ पे क्या होगा, डेड हो जाएगा।
तो अगर वो यहाँ पे रप्चर्स और ब्रेकडाउन होता है तो जो उसके इंटरनल कंपोजिशन होते हैं वो यहाँ पे क्या होंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे सेल के, जिसकी वजह से वो अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा अपना बेसिक फंक्शन, तो जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, सच अ सेल विद रप्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज किल्ड। तो यहाँ पे अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर होता है तो वो अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसके इंटरनल कंपोजिशन होते हैं वो अपनी सारी जो एनर्जी वो यहाँ पे लूज कर देंगे, जिसकी वजह से वो यहाँ पे क्या होंगे, मर जाएंगे। तो इसका मतलब जो यहाँ पे सेल है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो होप आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी एपरेटस। अगर यहाँ पे कोई भी गोल्गी एपरेटस नहीं होगा सेल में, तो यहाँ पे क्या हो सकता है वो हमें यहाँ पे बताना है। अगर यहाँ पे गोल्गी एपरेटस नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, लाइसोसोम भी नहीं होंगे। और यहाँ पे जो लाइसोसोम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइसोसोम हमारे यहाँ पे क्या करता है, सेल की डाइजेशन में हेल्प करता है, यहाँ पे डेड सेल को रिमूव करता है, और यहाँ पे प्रोटीन को सिंथेसिस में हेल्प करता है। एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से यहाँ पे जो मटेरियल है सेल के अंदर के वो यहाँ पे मूव हो पाते, वो भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा, और ना ही यहाँ पे कोई न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे लाइसोसोम का खत्म हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डाइजेशन, रिमूवल ऑफ डेड सेल्स और यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है और क्लेंसिंग में हेल्प करता है। यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्सिंग मॉलिक्यूल्स नहीं हो पाएंगे, और ना ही यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे सेल अपने मटेरियल को मूव कर पाते हैं, और ना ही यहाँ पे कोई नया प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगा। तो होप आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वाई। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनेली पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाया जाता है और क्यों कहलाया जाता है, क्यों उसको हम यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, एक तरह का वो एनर्जी कैरियर है, यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, इसलिए हम इसको यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं जो फूड के मटेरियल को ऑक्सीडाइज करते हैं, और फूड में हमारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और यहाँ पे प्रोटीन्स हो गए। इसमें यहाँ पे क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करके किस में चेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर में चेंज करता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं। उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन के बाद जो यहाँ पे फूड के ऑक्सीडेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट बोलते हैं। कभी कभी यहाँ पे एक नंबर में पूछ लेता है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, वो हमारे यहाँ पे क्या है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट है। तो एटीपी को हम यहाँ पे एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं और एनर्जी कैरियर भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे एक तरह का फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे हमारा यहाँ पे गाड़ी में पेट्रोल चाहिए होता है, उसको हम यहाँ पे फ्यूल बोलते हैं। तो एटीपी हमारा यहाँ पे क्या है, एक तरह का सेल का फ्यूल है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेलुलर फ्यूल बोलते हैं। और जो यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है यहाँ पे एटीपी की फॉर्म में, वो हमारे यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो एक तरह से यहाँ पे सेल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे पावर जनरेट करने के लिए और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे काम करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब एक तरह से यहाँ पे क्या करता है, सेल को पावर देता है। सेल को पावर देगा तो हमारे यहाँ पे बॉडी में पावर आएगी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये पावर हमारी फूड को ऑक्सीडाइज करके जनरेट करता है, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। और वो एटीपी हमारे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। होप आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। तो यहाँ पे लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कौन से सेल मेम्ब्रेन में सिंथेसाइज होती है वो हमें यहाँ पे बताना है। लिपिड्स यहाँ पे फैट्स की बात हो रही है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, लिपिड्स एंड फैट्स यहाँ पे क्या है, सिमिलर थिंग्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिपिड्स की बात करूँ या फैट्स की बात करूँ, तो ये हमारे यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। तो आप यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे लिपिड्स आर सिंथेसाइज, लिपिड्स, और यहाँ पे फैट्स भी लिख सकते हैं, लिपिड्स और फैट्स आर सिंथेसाइज्ड ओवर स्मूथ, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ई आर लिख देता हूँ। ई आर का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और मैं यहाँ पे इस पर स्पेलिंग लिख देता हूँ इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा।
लिपिड्स और फैट्स हमारे कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहे हैं, जबकि जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। कहाँ पर होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोटीन्स आर synthesized ओवर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड्स और फैट हमारा कहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है, और प्रोटीन्स हमारे यहाँ पे कहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो होप आपको इसके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। तो अमीबा अपना खाना कैसे लेता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अमीबा यहाँ पे जो खाना ले पाता है वो यहाँ पे सीडोपोडिया की हेल्प से ले पाता है। सीडोपोडिया को हम यहाँ पे फॉल्स फीट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके 2 फीट निकलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे खाने को क्या करता है, ये अंदर ले पाता है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 2 इसके यहाँ पे हमारे क्या है, सीडोपोडिया है। इसके बाद यहाँ पे ये जो रेड कलर का दिख रहा है वो हमारे यहाँ पे क्या है, फूड पार्टिकल्स है। ये यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस क्या करेगा, इंजेक्शन करेगा, इसको अंदर लेगा। अंदर लेने के बाद जो यहाँ पे सीडोपोडिया, जो फॉल्स फीट है, वो यहाँ पे क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्लोज होने के बाद इसमें हमारा एक तरह का टेम्पररी फूड वैक्यूल जनरेट होगा। फूड वैक्यूल में हमारा खाना आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे जो चारों तरफ साइटोप्लाज्म है, वो एक तरह का यहाँ पे एंजाइम्स रिलीज करेंगे, और वो जो एंजाइम रिलीज करेंगे वो यहाँ पे फूड वैक्यूल में रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो डाइजेशन स्टार्ट होने के बाद जो फूड पार्टिकल्स है उसको यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेगा, सिंपल सब्सटेंस में बनाएगा। तो डाइजेस्ट होने के बाद जो उसको चीज़ें लेनी होगी वो यहाँ पे किस में ले लेगा, साइटोप्लाज्म में ले लेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमारे यहाँ पे क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इस समय यहाँ पे फूड वैक्यूल में हायर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म में कम है, मतलब उसको एनर्जी चाहिए तो वो यहाँ पे ले लेगा इससे, और जो चीज़ नहीं चाहिए होगी वो उसको यहाँ पे बाहर करेगा। तो यहाँ पे जो अमीबा है वो यहाँ पे क्या होगा, कहीं से भी रप्चर हो जाएगा। रप्चर मतलब यहाँ पे छोटा सा छेद हो जाएगा। तो यहाँ पे रप्चर होने के बाद जो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ पे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। तो इसी प्रोसेस से अमीबा खाना यहाँ पे ऑब्टेन करता है और वो यहाँ पे बाहर निकालता है। तो यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा है। अमीबा जो है वो हमारे यहाँ पे क्या है, यूनिसेलुलर एनिमल है। इसका जो यहाँ पे फूड का प्रोसेस होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एंडोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल मटेरियल को एब्जॉर्ब करना होता है विद इन द सेल। मतलब एक्सटर्नल मटेरियल मतलब ये बाहर से फूड को लेता है, उसको यहाँ पे अंदर लेता है, उसके बाद यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है अमीबा का, वो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्यूडोपोडिया यहाँ पे रिलीज कर पाता है, मतलब फॉल्स फीट रिलीज कर पाता है अपने 2, जिसकी वजह से वो खाना अंदर ले पाता है। फैगोसोम हमारे यहाँ पे लाइसोसोम के साथ कंबाइन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक टेम्पररी फूड वैक्यूल जनरेट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो पाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म यहाँ पे एक तरह का एंजाइम रिलीज करेगा यहाँ पे फूड वैक्यूल में। तो जो वहाँ पे फूड है वो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सब्सटेंस में चेंज होगा। उसके बाद जो उसको चाहिए होगा वो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ले लेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और जो नहीं चाहिए होगा अनडाइजेस्टेड फूड वो रप्चर होकर बाहर निकल जाएगा इजेशन की प्रोसेस में। तो होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कैसे काम करता है, अमीबा खाना अपना कैसे ले पाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमारा यहाँ पे क्या है, ऑस्मोसिस एक तरह के यहाँ पे डिफ्यूजन का ही प्रोसेस है। इसमें बस यहाँ पे जो डिफ्यूजन होगा वो हमारा सिर्फ किसका होगा, लिक्विड मटेरियल का होगा या लिक्विड पार्टिकल्स का होगा। इसमें यहाँ पे जो डिफ्यूजन होगा किसका होगा, लिक्विड मटेरियल से लिक्विड पार्टिकल्स का। हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन में हमारा यहाँ पे क्या आ गया, प्योर वाटर और डाइल्यूट सॉल्यूशन आ गया, और लोअर कंसंट्रेशन में हमारा यहाँ पे क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आ गया। और ऑस्मोसिस की प्रोसेस में हमेशा जो मूवमेंट होती है वो यहाँ पे किसकी होती है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की होती है। मूवमेंट किसकी होती है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किसकी होती है, यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की होती है। इसकी जो मूवमेंट होती है वो हमेशा किस में होती है, लिक्विड मीडियम में होती है। किस में होती है, लिक्विड मीडियम में होती है। और इसके लिए हमेशा हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, बट डिफ्यूज़न में नहीं होता। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस दोनों अलग अलग है। डिफ्यूज़न में हमारा यहाँ पे गैस, लिक्विड, वाटर तीनों यहाँ पे क्या होते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ऑस्मोसिस में यहाँ पे सिर्फ लिक्विड मटेरियल ही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे सेल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरफ है, यहाँ पे सेल की तरफ है, क्योंकि जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है सबसे ज़्यादा वो यहाँ पे बाहर की तरफ है, और सेल में यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन कम है।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन, और आउटसाइड सेल हमारे यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, क्या है, हाई कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो, हायर कंसंट्रेशन से कहाँ पर जा रहा है, लो कंसंट्रेशन की तरफ से जा रहा है। और इसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए। तो इसमें यहाँ पे अपोजिट भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ सेल में ही यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है। इसके लिए हमारे सेल में क्या होना चाहिए, हायर कंसंट्रेशन होना चाहिए। हायर कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए बाहर की बजाय। तो यहाँ पे अगर हायर कंसंट्रेशन हुआ एंड यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन हुआ तो ये हमारा प्रोसेस क्या होगा, रिवर्स हो सकता है। इसका मतलब जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो हमारे इनसाइड द सेल से कहाँ पे जाएगा, आउटसाइड द सेल जाएगा। तो होप आपको यहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट, टेक 4 peeled potato halves and scoop each one out to make potato cups। और चारों आलू को हमें यहाँ पे आधा आधा काट लेना है। इसमें से हमें एक आलू जो लेना है वो हमें उबला हुआ लेना है, मतलब बॉइल्ड पोटैटो लेना है। उसके बाद हमें इसको पानी के कंटेनर में डाल देना है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, एक पानी का कंटेनर है, बहुत बड़ा है। इसमें हमने यहाँ पे 4 आलू डाल दिए, 1 2 3 4, जिसमें से एक हमारा यहाँ पे क्या होगा, बॉइल्ड होगा। इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ए, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी, ये सी एंड ये वाला डी हो गया, ठीक है, ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें यहाँ पे जो कप ए है, कप ए का मतलब जो हमारा पहला वाला आलू है आधा कटा हुआ, इसको हमें यहाँ पे खाली रखना है। दूसरे वाले में हमें यहाँ पे क्या डालना है, चीनी डालनी है। क्या डालनी है हमें यहाँ पे, शुगर डालनी है। तीसरे वाले में हमें यहाँ पे सॉल्ट डालना है। और चौथे वाले में हमें यहाँ पे फिर से क्या डालना है, शुगर डालना है, ठीक है। इसको हमें यहाँ पे 2 घंटे तक ऐसे ही रखना है, ऑब्जर्व करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए वो हमें यहाँ पे बताना है। इससे पहले हम यहाँ पे कुछ जान लेते हैं। जो हमारे यहाँ पे अनबॉइल्ड पोटैटोज था जिसमें बी एंड सी है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, अनबॉइल्ड पोटैटो है। ए तो हमने यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे कंपैरिजन के लिए रख रखा है, इसे हमें इतना मतलब नहीं है। तो बी एंड सी हमारे यहाँ पे अनबॉइल्ड पोटैटो था। इसको अगर यहाँ पे हम पानी में रखेंगे तो यहाँ पे जो आलू है, जो आधा कटा हुआ आलू है, ये यहाँ पे एब्सॉर्व करेगा, क्या करेगा, वाटर को एब्सॉर्व करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस। उसके बाद हमने यहाँ पे बी एंड सी में क्या डाला, शुगर एंड सॉल्ट डाला, जिसके वजह से यहाँ पे पानी की मूवमेंट होगी। पानी की मूवमेंट यहाँ पे किस वजह से होगी वो हम अब यहाँ पे क्वेश्चंस में पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। तो यहाँ पे बी एंड सी कप में पानी आया कहाँ से, तो बी एंड सी कप में पानी इसलिए आया बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोस्मोसिस। तो एक्समोसिस का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट लेंगे। एग्जिट मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो यहाँ पे क्या होगा, रिलीज होगा। जो उसने यहाँ पे वाटर ऑब्जर्व करा था वो यहाँ पे क्या होगा, रिलीज होगा। जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे कप बी एंड सी है इसमें हमें यहाँ पे पानी दिखाई देगा। किसके वजह से, यहाँ पे एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस है। क्योंकि एक्सोस्मोसिस में यहाँ पे क्या होगा, जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पे क्या होगा, रिलीज होगा। सॉल्वेंट यहाँ पे इसने क्या करा, पहले एब्जॉर्व कर लेता क्योंकि हमने इसको पानी में रखा हुआ था। पानी में रखने की वजह से इसने यहाँ पे क्या करा, बी एंड सी जो पोटैटो थे इसने पानी को एब्जॉर्व किया। जब हमने यहाँ पे इसमें क्या डाला, शुगर एंड सॉल्ट डाला, तो इसमें हमारे यहाँ पे एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस होगी, जिससे वजह से यहाँ पे क्या होगा, वाटर रिलीज होगा, एग्जिट होगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे इन दोनों कप में पानी दिखाई देगा। सेकंड क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, वाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ए को हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, कंपैरिजन के लिए रख रखा है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पोटैटो कप इज नेसेसरी इन द एक्सपेरिमेंट एज अ कंट्रोल फॉर प्रोवाइडिंग कंपैरिजन। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कंपैरिजन के लिए रखा है। कंपैरिजन हम यहाँ पे किससे करेंगे, बी सी एंड डी से करेंगे। डी हमारा यहाँ पे बॉइल्ड था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस वो यहाँ पे नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, वो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, उसमें हम यहाँ पे इसका जवाब दे देते हैं। एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलो आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। तो यहाँ पे ए एंड डी में यहाँ पे वाटर क्यों नहीं शो किया होलो पोर्शन में, तो यहाँ पे वाटर इसलिए शो नहीं करेगा ए में क्योंकि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन चाहिए। पानी तो यहाँ पे पोटैटो में नीचे नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या आता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है ऑस्मोसिस। तो उसमें हमारे यहाँ पे क्या था, शुगर एंड सोल्ट हायर कंसंट्रेशन था, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो पाई। एक कप में हमने कुछ भी नहीं डाला था, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी। और ए पोर्शन में हमने कुछ भी नहीं डाला था, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है। जबकि डी हमारे यहाँ पे क्या था, बॉयल था। बॉयल की वजह से जो उसका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो अपनी परमिएबिलिटी को खो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस नहीं हो पाई, और जिसकी वजह से हमें यहाँ पे डी जो बॉइल्ड पोटैटो था वहाँ पे वाटर शो नहीं कर पाया।
तो वाटर शो करने का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे एक्सोस्मोसिस है। तो एक्सोस्मोसिस में जो हमारे यहाँ पे पोटैटो में सेल्स थे, जिसकी वजह से जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हमारे यहाँ पे बाहर आ पाए सॉल्ट एंड शुगर डालने के कारण। होप आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।